नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आप सभी को यूपी टेट स्पेशल सीडीपी पूरी तरीके से प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा यह प्रयास कितना फलीभूत होता है और कितना सकारात्मक सिद्ध होता है यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान के समय में अहरनिश आप सभी के लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि सीडीपी को किसी तरीके से आपके लिए पूरी तरीके से ख़त्म करा दिया जाए। मित्रों, अगर आप सभी लोग ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे नोट्स के रूप में आप लोग अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नोट्स में देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो चीज़ें शायद हो सकता है कि हमसे इस वाइट बोर्ड पर लिखने में भूल हो सकती है, लेकिन मैं मुख से बोलता ज़रूर हूँ, ठीक है। लेकिन नोट्स में क्या होता है, नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी हस्तलिखित माध्यम से। जो चीज़ें होती है वह आपके सामने होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक भी परिभाषा या एक भी लाइन मिस होने की कोई मतलब कि अर्थ ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट्स जरूर परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सीडीपी के नोट्स पार्ट वाइज आपको मिलते रहेंगे। अभी तक 5-6 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, 4-5 पार्ट और अपलोड होंगे, उसके बाद सीडीपी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी नोट्स आपको जो है साइबर कैफे से या उसका जेरॉक्स कॉपी निकलवा करके पेंच करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं पूरी तरीके से ईमानदारी से बस उसका रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहिए। यकीन मानिएगा 30 में से 25 से ऊपर हमेशा आएगा आपका, हमेशा, ठीक है। 28 तक आप जाएंगे, 1-2 प्रश्नों की बात मैं नहीं करता हूं, यूपी टेट स्पेशल है। चलिए आज बात करते हैं मित्रों अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में। मित्रों, अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा की अंग्रेजी होती है मोटिवेशन। और मोटिवेशन आप सभी लोग जानते हैं, बिना मोटिवेशन के बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। जितना बेहतरीन मोटिवेट आपके बच्चों को करेंगे, जितना बेहतरीन अभिप्रेरित आप बच्चों को करेंगे तो उतना ही बेहतरीन बच्चा जो है अधिगम करता है। तो अभिप्रेरणा और अधिगम का बहुत ही खास संबंध है, दोनों आपस में अंतर संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं मित्रों अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन शब्द आप सभी लोग जानते हैं। जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है। क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो है मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव या मोशन। इसका अर्थ क्या होता है? मूव या मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? गति। क्या होता है? गति, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि मोटिवेशन शब्द जिस मोटम शब्द से बना है वह किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मूव या मोशन, या इसका हिंदी अर्थ होता है गति, ठीक है। यहां पर लिखा गया है मोटिवेशन केवल जो है बाह्य ही नहीं होता है कि आप बच्चों को पुरस्कार देने के लिए लालच दे दीजिए, बच्चा पुरस्कार के मारे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे नकारा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो अभिप्रेरणा होता है एक मानसिक क्रिया होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक मानसिक क्रिया होती है या आंतरिक शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अपने अंदर से ही वह प्रेरित होता है, ना कि बाह्य प्रेरित होता है। तो मनोविज्ञान हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा को ही अभिप्रेरणा मानता है, बाह्य अभिप्रेरणा को अभिप्रेरणा नहीं मानता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? अभिप्रेरणा एक मानसिक क्रिया है या आंतरिक शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के प्रति प्रेरित होता है। अगर आप किसी कार्य को करने के प्रति प्रेरित हो रहे हैं तो वही अभिप्रेरणा है, ठीक है। किसी कार्य के प्रति, जैसे आप यूपी टेट के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आपको नौकरी के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह जो प्रेरणा आपको मिल रही है, प्रेरणा जो है पैसा रुपया पैसा आपको लालच नहीं दिला रहा होगा, आपके आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। रुपया पैसा एक अलग बात होती है कि आपको सैलरी मिलेगी, आपको अच्छा वेतन मिलेगा, आपको अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छी बिल्डिंग मिलेगी, एक बाह्य चीजें हैं। लेकिन अंदर से आप सोचिए आप किसके लिए प्रेरित हैं? आप प्रेरित हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आप प्रेरित हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, आप प्रेरित है समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए, आप प्रेरित है देश में अपना नाम करने के लिए, आप प्रेरित है देश के कर्णधारों को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप प्रेरित जो है आंतरिक तौर पर हैं। समझ में आया ना? आगे बात करते मित्रों क्रेच व क्रचफील्ड महोदय एक है, ठीक है। इनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य परिभाषा है जो जिस वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण मैंने लिखा है। क्रेच व क्रचफील्ड महोदय है प्रेरणा एक प्रश्न, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ठीक है। प्रेरणा का जो प्रश्न होता है वो क्यों का प्रश्न होता है। किसने कहा है? क्रेच व क्रचफील्ड महोदय ने कहा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। स्किनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। स्किनर साहब ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। क्या कहा है स्किनर साहब ने? स्किनर साहब ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, या राजमार्ग की जगह पर कभी कभी स्वर्ण पथ लिख करके आता है, तो वह भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
जो स्किनर साहब ने कहा कि अभिप्रेरणा जो होता है वह अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या स्वर्णपथ है। आगे बात करते हैं मैकडूगल साहब। मैकडूगल साहब ने कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मूल प्रवृत्तियों के जनक की बात की जाए मित्रों, तो मूल प्रवृत्तियों मैंने पढ़ा दिया है, मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा गलत बता दिया, मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल महोदय है। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। सोरेनसन साहब ने कहा है कि अभिप्रेरणा का अधिगम का आधार कहा जाता है। क्या है? अभिप्रेरणा को जो है अधिगम का आधार कहा जाता है। ठीक है, बिना अभिप्रेरणा के आप अधिगम कर ही नहीं सकते हैं, बिना आंतरिक अभिप्रेरणा के आप अधिगम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं तो आंतरिक रूप से आपको अभिप्रेरित होना ही पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के क्या चीज आप सीखेंगे भाई? अगर आपकी प्रेरणा संगीत सीखने की है तो आपको, अगर जैसे कि मैं मतलब पहलवानी कुश्ती वगैरह में तनिक भी इंटरेस्ट हमारा नहीं है, कोई ले जा करके जबरदस्ती कुश्ती में ढकेल ले, हम क्या कर पाएंगे? वहां पे गिरेंगे, इधर उधर धूल खाएंगे मुख में, और कुछ तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ उधर, है ना। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है वही, सोरेनसन साहब ने कहा कि जो अभिप्रेरणा होता है वो अधिगम का आधार होता है। जो आप सीखने का शुरुआत करते हो वो प्रेरित होकर के करते हैं। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ऑप्शंस को आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनते हैं और वह ऑप्शन अभिप्रेरित करता है आपको बेहतर करने के लिए। गुड साहब ने कहा गुड्स व अन्य लिख करके आता है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इसे याद करने की जरूरत है। अगर आपको चीजें, देखिए आपको चीजें याद क्यों नहीं होती? आपको चीजें इस वजह से याद नहीं होती क्योंकि आप नोट्स बना लेते हैं या नोट्स खरीद लेते हैं या बुक ले लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक बार बढ़िया हाईलाइटर से पढ़ने के बाद आप रख देते हैं। लेकिन ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। पढ़िए, उसे रिवीजन बहुत बार करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के चीजें आपके सामने से मिस हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया होती है। मित्रों, अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो बिना किसी वैज्ञानिक के नाम के तो आप दो प्रकार बताइएगा। एक होता है जन्मजात अभिप्रेरणा, एक होता है अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात तो होता है ऐसी अभिप्रेरणा जिसे हम जो है जन्म से लेकर के पैदा होते हैं, और अर्जित प्रेरणा वह होती है जिसे हम समाज के द्वारा अर्जित करते हैं। ठीक है, समाज के द्वारा हमें प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, वह होती है अर्जित प्रेरणा। ठीक है, अगर आपसे केवल अभिप्रेरणा का प्रकार पूछा जाए तो यही होगा, लेकिन मैस्लो साहब ने भी यही अभिप्रेरणा के प्रकार बताए। या आपसे कहा जाए कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, जन्मजात और अर्जित। या मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार पूछा जाए तब भी यही होता है, जन्मजात और अर्जित। ठीक है, जन्मजात प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, जैविक प्रेरणा कहते हैं, सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, अंतर्नोद अभिप्रेरणा कहते हैं। निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब जन्मजात प्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जन्मजात आपको मिलती है। एक होता है भूख। भूख आपको जन्मजात लगती है, बचपन से ही बच्चा खाता है, कोई प्रेरित नहीं करता है, बचपन से ही वो मोटिवेट होता है खाने के लिए। बचपन से ही उसे प्यास लगती है, वो मोटिवेट होता है, प्यास उसे लगती है। जो सेक्स होता है, जो कामुकता होती है, वो बचपन से ही होती है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई मोटिवेट करेगा तभी आपके अंदर कामुकता आएगी। निश्चित तौर पे इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बचपन से ही होती है। आगे बात करते हैं जो नींद होता है, यह भी जो है बचपन से ही आप अभिप्रेरित होते हैं नींद के लिए। आपको किसी के बाह्य प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, बेटा सो जाओ। पर अगर आप थक गए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं टूटी खाट पर भी आपको नींद लग जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, अर्जित प्रेरणा क्या होती है? अर्जित प्रेरणा, इसे हम बाह्य अभिप्रेरणा का नाम देते हैं, इसे हम द्वितीयक प्रेरणा बोलते हैं, इसे हम नकारात्मक प्रेरणा बोलते हैं। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। जो जन्मजात प्रेरणा है या सकारात्मक प्रेरणा है, और अर्जित प्रेरणा जो बाह्य प्रेरणा है या नकारात्मक प्रेरणा होती है, कभी कभी पर यह घाटे का सौदा भी हो जाता है जो आपको बाह्य प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे आपको पैसे की जरूरत है, बाह्य तरीके से आप प्रेरित हो गए, पैसे की जरूरत है और बहुत आप परेशानी में हैं, आपको कोई प्रेरित कर दिया, ऐसा गलत काम कर दीजिए आपको पैसा मिल जाएगा, आप प्रेरित हो जाए। नकारात्मकता यही है कि आप प्रेरित होने के बाद वो गलत काम कर देते हैं और आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। तो जो पुरस्कार मिलता है उस गलत कार्य करने के पीछे, यह नकारात्मक प्रेरणा का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप कोई बोलेंगे नहीं, आप सभी लोग समझ रहे हैं कोई गलत काम, मतलब सामाजिक प्रेरणा भी इसे कहते हैं। ठीक है, जो समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा हमें दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, कुछ अच्छा काम करने के लिए नहीं किया जाता है। जब भी आपको प्रेरित किया जाएगा समाज के द्वारा तो
अधिकांशतः नकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा, सकारात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया जाता है। विद्यालयों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि आपको गलत तौर पे पुरस्कार दिए जाते हैं। जो मेडल्स आप पाते हैं, निश्चित तौर पे आप बेहतर करने के लिए मेडल्स पाते हैं। जो आप जो है सम्मानित होते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान है, भारत रत्न सम्मान है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ये सभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और ये सामाजिक प्रेरणा के प्रकारों में आएगा। ये नकारात्मक नहीं, अधिकांशतः नकारात्मक होता है जो समाज के द्वारा मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से नकारात्मक नहीं होता है। पद हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, पुरस्कार हुआ, ये सभी किस में आएंगे? अर्जित प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा में आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों थॉमसन के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक अभिप्रेरणा, एक है कृत्रिम अभिप्रेरणा। स्वाभाविक अभिप्रेरणा का मतलब यही है, जन्मजात अभिप्रेरणा को ही स्वाभाविक अभिप्रेरणा थॉमसन साहब ने कह दिया है। और कृत्रिम अभिप्रेरणा कौन सी है? कृत्रिम अभिप्रेरणा अर्जित अभिप्रेरणा है, जिसे थॉमसन साहब ने कृत्रिम अभिप्रेरणा का नाम दे दिया है। बस यही है, और चीजें जिसके जो एग्जाम्पल है बिल्कुल यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों गैरेट के अनुसार। गैरेट के अनुसार जो है प्रेरणा को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक जैविक या दैहिक प्रेरणा है। क्या है? एक जैविक या दैहिक प्रेरणा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है, और एक है सामाजिक प्रेरणा। ठीक है, जो जैविक या दैहिक अभिप्रेरणा है, जो शरीर से संबंधित होती है, उसे जो है जैविक या दैहिक प्रेरणा कहते हैं। गैरेट के अनुसार है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके जो उदाहरण है वे है संवेग। जितने भी आपके संवेग प्रदर्शित होते हैं वह सभी जो है दैहिक प्रेरणा के ही उदाहरण है। जैसे कि आप जो है क्रोध से जो है लालायित, क्रोध से जो है कभी कभी आपको क्रोध आ जाता है तो आपकी आंखों में जो है लालिमा, आंखें लाल हो जाती हैं। और कभी आपको दुख मिलता है तो आपका चेहरा निराश हो जाता है। आप कई एक्टिविटी अपने शरीर के माध्यम से करते हैं। आप डर जाते हैं तो कहीं छिप करके भागने लगते हैं। तो सभी जितने भी आपको प्रेम हो जाता है तो आप रोमांटिक रूप से हो जाते हैं, है ना। कुछ बताने की आवश्यकता। अच्छा, कल एक चीज़ बताएं, कल एक बच्चा हमसे बात कर रहा था, वो हमसे पूछ रहा था भैया ये बताइए कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो हमने कहा भाई ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं हुई। फिर उसने कहा कि आप जो वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के जो आपके शब्द होते हैं वो शब्द से प्रदर्शित होते हैं कि आप अनमैरिड हैं। मैंने कहा कि भाई बहुत तगड़ा आपका सेंस ऑफ माइंड है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुपर टेट मारेंगे यार, 150 में 140। अब जो मैं उदाहरण देता हूँ तो उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आप मैरिड है कि अनमैरिड हैं। अरे यार, चलिए उदाहरण में देखिए, संवेग है, प्रेम है, क्रोध है, भय है, ये सभी जो है जैविक, क्योंकि आप इसे दैहिक एक्टिविटी करते हैं। आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसे जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं और निश्चित तौर पे गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रेरणा में आएंगे। जितनी भी मूल प्रवृत्तियां आपकी हैं, सम्मान और आत्म सुरक्षा या कुछ भी आप कह लीजिए, ये पद प्रतिष्ठा पुरस्कार, ये सभी सामाजिक प्रेरणा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के हैं और बाकी थॉमसन और मैस्लो के अनुसार जो है 2 प्रकार के हैं। ठीक है, अब आइए चलिए अभिप्रेरणा के सोपान की बात कर लेते हैं, अभिप्रेरणा के चरणों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं मित्रों अभिप्रेरणा के सोपान के बारे में। अभिप्रेरणा के सोपान या चरण या अभिप्रेरणा के पक्ष, कुछ भी आपसे पूछे जाए, अभिप्रेरणा के सोपान पूछे जाए, अभिप्रेरणा के चरण पूछे जाए या अभिप्रेरणा के पक्ष पूछे जाए, अगर आपसे ऐसे ही केवल पूछा जाता है कितने चरण होते हैं, कितने सोपान होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, इसका उत्तर होगा 3। कौन कौन से होते हैं? एक होती है आवश्यकता, एक होती है चालक, चालक को ही हम अंतर्नोद कहते हैं और इसे ही हम जो है प्रणोद बोलते हैं, और तीसरा होता है मित्रों उद्दीपक या प्रोत्साहन। ठीक है, देखिएगा मित्रों, अब इसे इंग्लिश में आप जरूर याद करिएगा। एक आवश्यकता को नीड कहते हैं, चालक अंतर्नोद या प्रणोद को हम ड्राइव कहते हैं, और प्रोत्साहन या उद्दीपक, उद्दीपक का टारगेट मैंने आपको बताया, उद्दीपक का हिंदी वाला अर्थ लक्ष्य होता है, और इसे जो है इनिशिएटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनिशिएटिव, सॉरी इंसेंटिव बोला जाता है, इनिशिएटिव बोल रहा हूं, इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए, मैंने यहां पर लिख दिया है। आवश्यकता क्या होती है मित्रों? जब आपको कोई कमी पड़ जाती है, जब आप किसी कमी में, अचानक से किसी कमी में आ जाते हैं, तब आपको कोई ना कोई आवश्यकता पड़ती है। अगर आप पहले से ही चांदी का चम्मच मुख में लेकर के पैदा होंगे तो आप गरीबी नहीं समझ सकते हैं। आप वर्तमान के समय में अगर आप गरीबी झेल रहे हैं, आप वर्तमान के समय में पैसों की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति वो कहीं ना कहीं आपकी खराब चल रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मेहनत करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे टारगेट पूरा होगा और आपके घर भी फॉर्च्यूनर आके खड़ी होगी। लेकिन अभी आपके सामने पैसों की आवश्यकता है ना, मैं पैसे का उदाहरण इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि निश्चित तौर पर आज वर्तमान के समय में पैसों की बहुत बड़ी जरूरत है, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो आपके सामने पैसों की कमी है, जो आपके सामने आपकी आर्थिक स्थिति
खराब है, कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता है पैसा धनार्जन करने की, और आपको जब धनार्जन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वही आवश्यकता जो होती है किसी कमी की पूर्ति के लिए ही आपको आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। समझ में आया ना? तो यहां पर मैंने लिखा जब कोई कमी होती है, बिना कमी के आप आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। बिना कमी की क्या आवश्यकता है भाई? आपको भूख लगेगी तभी आवश्यकता पड़ेगी भोजन की, नहीं तो अगर आपका पहले से पेट भरा हुआ है तो आपको क्या आवश्यकता है? अगर आप पहले से आपके पिताजी करोड़पति होते तो क्या आप बीटीसी बीएड करते? आप 40,000 की नौकरी प्राइमरी मास्टरी करते, साल भर में 5 लाख रुपया केवल आता है। पूरे 20 साल नौकरी करेंगे, 20-25 1 करोड़ रुपया कमा पाएंगे। और अगर आपके पापा जी पहले से बिजनेस किए होते, 1 करोड़ रुपया आपका बिजनेस चल रहा होता दिन भर में 25-30 हजार का, तो आप करते नौकरी? नहीं करते, क्योंकि जितना आप कमाएंगे उससे ज्यादा तो आपके लेबर वगैरह ले जा रहे हैं, है ना? तो जो आपकी कमी है, आप वर्तमान के समय में कमी में जूझ रहे हैं, तब जाकर के आपको आवश्यकता पड़ रही है कि भाई कुछ करना चाहिए, हमको भी जीवन यापन करना है जीवन में, है ना? तो जब कोई कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, वही आवश्यकता होती है, वही नीड्स होती है। आगे बात करते हैं मित्रों चालक की, ड्राइव की। जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब है वर्तमान के समय में, अब आपको आवश्यकता पड़ी कि भाई हमें जो है सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी ले लेंगे तो हमारा परिवार बेहतर तरीके से चलने लगेगा। तब आपको जो है, जब आपकी आवश्यकता पड़ जाती है तो मनुष्य क्या होता है, आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो यार पैसा कैसे एकत्रित किया जाए जिससे बेहतर कार्य हो पाए, हमारा घर द्वार बढ़िया से चलने लगे और अपने जो दैनिक जरूरतें होती है उसकी पूर्ति कर लें। दैनिक जरूरतें क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान होता है, उसकी पूर्ति के लिए ही सरकारी नौकरी के लोग तलाश करते हैं। तो आवश्यकता आपको है पैसे की, इसके लिए आपको जरूरत है सरकारी नौकरी की। अब चालक क्या होता है दूसरे नंबर पर? चालक या अंतर्नोद या प्रणोद या ड्राइव। वही आप तो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे, सो रहे थे बढ़िया से, अब आपको लगा यार नहीं नौकरी चाहिए, बिना नौकरी कोई काम नहीं होने वाला है। तब आपके दिमाग में तनाव आ गया, आप तनावग्रस्त हो गए, और जब आप तनावग्रस्त हो गए आप पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए। पहले आप पढ़ाई नहीं करते थे, पहले 2 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा पढ़ते थे, लेकिन अब वर्तमान के समय में आपको लगा भाई बिना 6 घंटा 7 घंटा पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 15 लाख बच्चे बैठेंगे सुपर टेट में और वैकेंसी रहेगी 40,000। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, आपको लग रहा है ना पढ़ना पड़ेगा। तो वही जो सक्रियता है, पहले से अधिक आप जो सक्रिय हो रहे हैं, इसी सक्रियता को चालक कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आवश्यकता पड़ने पर जब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, और तनावग्रस्त होने के बाद क्या होता है, आप पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, वही सक्रियता आपकी चालक कहलाती है, वही सक्रियता आपकी ड्राइव कहलाती है, अंतर्नोद कहलाती है, प्रणोद कहलाती है। उद्दीपक या प्रोत्साहन, टारगेट, लक्ष्य, इंसेंटिव। जब प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपको सरकारी नौकरी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आप वर्तमान के समय में चालक की स्थिति में हैं, अर्थात आप वर्तमान के समय आपको आवश्यकता थी नौकरी की, उसके बाद आप यूपी टेट सीटेट के लिए तनावग्रस्त हैं, वर्तमान के समय में यूपी टेट सीटेट दे रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, सक्रिय अवस्था में हैं, लेकिन आपका प्रोत्साहन या आपका टारगेट या आपका क्या है, सरकारी नौकरी है। आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, और जिस दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी उस दिन क्या हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। जो देखिए यहां पर प्रोत्साहन या टारगेट या उद्दीपक प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से जो आवश्यकता होती है, जो आप पहले से चले थे, पहली आपकी आवश्यकता थी, जो बेसिक नीड्स थी, आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालकता में कमी आ जाती है। भाई जब एक बार आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका परिवार वगैरह बेहतर तरीके से चलने लगेगा, तो निश्चित तौर पे आपकी चालकता या आपकी सक्रियता या आपकी तनावग्रस्तता में कमी आ जाएगी, आप स्थिर हो जाएंगे। भाई चलो कहीं ना कहीं जीवन हमारा चलने लगेगा, और निश्चित तौर पर मर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, है ना? तो ऐसी चीजें आपके सामने देखने को मिलती है। तो अब प्रेरणा के 3 सोपान हैं, तो आपको समझ में आ गया है क्या क्या है। आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है। आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमी होती है तब आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हम मेहनत करते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, उसके बाद सक्रिय हो जाते हैं, वही जो सक्रियता होती है वो चालक कहलाती है। और बाद में हम टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, और टारगेट प्राप्त होने के बाद हमारी चालकता में कमी आ जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। मित्रों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभिप्रेरणा के 3 पक्ष होते हैं, नीड या ड्राइव और इंसेंटिव, ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा, जैसे आपको जो है, आपको मैं बता दूं, आवश्यक आपको नींद आ रही है, आपको नींद लगी है, तो आप चालक में क्या करेंगे भाई? नींद आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? सो जाएंगे, यही ना करेंगे? चलिए इससे नहीं समझ में आया, दूसरा देख लीजिए। आपके शरीर में किसकी कमी है? आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आ रही है, ठीक है?
आपके शरीर में जो है आवश्यकता है ऊर्जा की। जैसे वर्तमान के समय में मुझे भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा हमारी जो है ऊर्जा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा भूख जैसा लगा है। ठीक है, तो मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी दिख रही है। जब ऊर्जा की कमी है तो मैं सक्रिय हो जाऊंगा, तनावग्रस्त हो जाऊंगा। वर्तमान के समय आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, तो ऊर्जा की कमी हो गई है। अब मेरे दिमाग में क्या चलेगा? भोजन चलेगा ना, चलेगा भोजन ना। तो सक्रियता में क्या आ जाएगी? सक्रियता या चालक में क्या आ जाएगा? भोजन। और जब भोजन प्राप्त हम कर लेंगे तो हमको टारगेट अंतिम में क्या मिलेगा? सॉरी, यहां पर पहले भोजन नहीं मिलेगा, भोजन तो अंतिम टारगेट हो जाएगा। जब ऊर्जा की कमी होगी तो हमको लगेगी भूख। ठीक है, हमको लगेगी भूख और टारगेट है भोजन। भोजन ही तो टारगेट है। जब ऊर्जा की कमी होगी टारगेट है भोजन, लेकिन बीच में सक्रियता आपको क्यों, तनाव आपको क्यों आ रहा है? भूख की वजह से आपको तनावग्रस्त हो रहे हैं, भूख की वजह से आप सक्रिय हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए हैं, ज्यादा कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं भूल गया, देखिए इसकी विशेषताओं पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं होती है। मित्रों, जो अधिगम अभिप्रेरणा होती है वह अधिगम को प्रोत्साहित करती है। जाहिर सी बात है कि अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अभिप्रेरणा की बातें की गई। इतनी देर तक हमने पक 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 इसी वजह से किया ना कि आप अभिप्रेरणा को समझ पाए और बच्चों के बीच अभिप्रेरित कर पाए, है ना। आप अपने परिवार में लोगों को मोटिवेट कर पाए कि कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। बस एक बार जिद कर लिया तो हर एक चीज मिल सकती है आपको। फॉर्च्यूनर कोई बड़ी चीज नहीं है, आ जाएगी, है ना। आगे बात करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति तक बना रहता है। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक मोटिवेशन बना रहता है, और जब आपको टारगेट पूरा हो जाता है जीवन, भाई ये तो यहां पर लिख दिया गया, उद्देश्य प्राप्ति तक मोटिवेशन बना रहता है। भाई ये गलत है। किसी का आज तक कोई टारगेट प्राप्त हुआ है? आपका टारगेट वर्तमान के समय में है प्राइमरी का टीचर बन जाते तो बढ़िया हो जाता है। अब प्राइमरी का टीचर बन जाएंगे, उसके बाद अगला टारगेट हो जाएगा, शादी हो जाती ब्रांडेड वाली, तो उससे अच्छा हो जाता है, वो टारगेट पूरा हो जाएगा। लड़का वाला टारगेट आ जाएगा, उसके बाद लड़के की शादी वाली आ जाएगा, पढ़ाई वाला आ जाएगा। जीवन भर टारगेट रहेगा भाई। मकान का टारगेट रहेगा, बंगला का टारगेट रहेगा, गाड़ी का टारगेट रहेगा, उसके बाद माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनका टारगेट रहेगा। टारगेट जीवन में कम होने वाला है। केवल बताया गया है कि उद्देश्य प्राप्ति तक बना रहता है। जीवन में उद्देश्य तभी मिलता है जब हम मृत्युशैया पर चले जाते हैं। अंतिम उद्देश्य वही है। आगे बात करते हैं। समाज कल्याण को प्रोत्साहित करता है ना। आप जो अभिप्रेरित हैं, इस समाज कल्याण को तो प्रोत्साहित करेगा कि नहीं। आप अगर किसी कार्य को लेकर के प्रोत्साहित है तो निश्चित तौर पर सामाजिक कल्याण करने की प्रबल चांसेज होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेरित होने के बाद आप सामाजिक कल्याण ही करेंगे, लेकिन अमूमन सामाजिक कल्याण की तरफ प्रेरणा को किया जाता है। ठीक है ना। नकारात्मक कार्य भी होते हैं। आप प्रेरित होकर के ब्लैक स्कॉर्पियो खरीद करके इधर उधर कार्य करने लगते हैं, कांड करने लगते हैं, तो भी होता है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, मनोवैज्ञानिकों ने यही बताया। ठीक, आगे बात करते हैं। बालक का जो व्यवहार होता है एक खास दिशा में निर्देशित हो जाता है। देखिएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं कक्षा 6वीं या 7वीं में पढ़ रहा था तभी से मैं जो है मोटिवेट था, अभिप्रेरित था टीचर बनने के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरा पैशन है, जो मैं वर्तमान के समय में कार्य करता हूं, मेरा पैशन है। और निश्चित तौर पे मैं कक्षा 6वीं 7वीं से ही अभिप्रेरित था पढ़ाने के लिए। बालक का जो व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार कक्षा 6वीं 7वीं था वो हमेशा टीचर वाला था। मैं अपने ग्रुप के साथियों के बीच भी टीचर जैसा ही बिहेव करता था, है ना। क्योंकि शुरू से ही निर्देश था कि भाई आपको टीचर बनना है, और शुरू से ही हमारे दिमाग में टीचर चलता था। ठीक है। आज ये जो मैं काम कर रहा हूं वर्तमान के समय में आप लोगों के बीच में, यह मेरा जो टारगेट है, ये मेरा पैशन है। निश्चित तौर पे चाहे 600 लोग देखे, चाहे 500 लोग देखे, चाहे 400 लोग देखे, भाई थोड़ा सा तकलीफ तो होता है भाई, कम लोग देख रहे हैं। मैं भी चाहता हूं भाई कि 5 लाख लोग देखें, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा पैशन है। मुझे करने में बहुत बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, और निश्चित तौर पे कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं सफलता आप सभी लोग जरूर दिलाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम आपको समझ में आ गया होगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे बता दिया। आप सभी लोग जो है नोट्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे देखिए, एक बच्चा आज ग्रुप में 2 बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे। क्या लड़ाई लड़ रहे थे? एक कह रहा था कि नोट्स ले लेना चाहिए, एक कह रहा था भाई नहीं, 200 रुपये में तो बुक मिल जाएगी, क्या जरूरत है नोट्स लेने की। ठीक है, जितने में वो नोट्स दे रहे हैं उतने में बुक मिल जाएगी। तो कह रहा था उसमें सर का अनुभव रहेगा, उसमें वो रहेगा। वो कह रहा था नहीं भाई, जो सर बुक बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वह भी तो वहीं से बनाते हैं, बुक से ही तो बनाते हैं। क्या अपने दिमाग की उपज बनाते हैं क्या सर? तो भाई आप लोग सभी की बातें सही है। किताबें हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती हैं।
किताबों से सेल्फ स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जो नोट्स हमारे जाते हैं वो परीक्षा ओरिएंटेड होते हैं। किताबें पढ़ करके आप 30 में से 30 लाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपकी समझ डेवलप होती है, आपकी समझ डेवलप होती है। लेकिन जो शार्ट नोट्स होते हैं और जो परीक्षा ओरिएंटेड चीजें होती है उसे पढ़ करके आप स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है, किताबों को पढ़ना जरूरी है आपकी बेसिक समझ और पूर्णतः समझ बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन जो नोट्स होते हैं वो परीक्षा ओरिएंटेड होते हैं, बस यही दोनों मंत्र है। किताबें हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है, नोट्स हमेशा जो है स्कोरिंग होते हैं। उसे पढ़ने के बाद आप स्कोर करते हैं, आप परीक्षा में बेहतर करते हैं। और वर्तमान के समय में बेसिक समझ अभी आपको उसके साथ साथ परीक्षा में भी आपको बेहतर दिखाना है, क्योंकि ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है 150 में से 140 लाने का। आप 150 में से 110 लाते, एक बच्चा 140 लाता है, वो आपसे 2 महीना केवल पढ़ा है। एक बच्चा 110 लाने के लिए 5 सालों से मेहनत कर रहा है, तो कभी 110 वाले का ज्ञान बड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो है स्कोर पर मायने रख रही हैं। भाई इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, जो भी आप करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हैं। ठीक है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।